शेखर लगभग 26 वर्ष का है। बहुत दिन से श्याम बाजार के एक संपन्न परिवार की लड़की से उसकी शादी की बात चल रही है। कुछ दिन पहले लड़की वाले शेखर को देखने आए थे तो शेखर को पसंद कर अपनी इच्छा व्यक्त कर गए कि अगले महीने में ही कोई शुभ दिन निकलवा कर विवाह निश्चित कर दिया जाए। शेखर की माँ जी को यह बात नहीं पसंद आई। उन्होंने मेहरी से संदेश भिजवा दिया कि जब तक शेखर खुद लड़की देखकर उसे पसंद नहीं करेगा तब तक शादी निश्चित नहीं होगी। धनी व्यक्ति की दृष्टि केवल धन की ओर ही रहती है। शेखर के पिता नवीन चंद्र जी को अपनी पत्नी की यह बात पसंद नहीं आई। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने शेखर की माँ से कहा, ये तुमने क्या अड़ंगा लगाया है? इतना धनी मानी परिवार है, लड़की को भी देख रहा है, शादी तो निश्चित कर देनी चाहिए थी। आशीर्वाद वाले दिन शेखर भी उसे देख लेता। शेखर की माँ जी ने फिर भी हामी न भरी, लेकिन पति का कोई विरोध भी नहीं किया। बस अपनी बात पर दृढ़ रही कि शेखर के लड़की पसंद करने पर ही विवाह पक्का होगा। शेखर खुश मिजाज नवयुवक है, खुशनुमा जीवन जीने में रुचि रखता है। अपना तिमंजिला का कमरा खूब सजा रखा है। अच्छी किताबें, कपड़े, चित्र, कालीन, पर्दे उसके कमरों में सुशोभित हैं। उस दिन तय हुआ कि शेखर श्याम बाजार वाली लड़की देखने जाएगा। तीसरे पहर अपने कमरे के आमद कद आईने के सामने खड़ा वह तैयारी कर रहा था कि छत के रास्ते से ललिता उसके कमरे में आ गई। कुछ देर ललिता चुपचाप कमरे में खड़ी रही और शेखर को कंघी पट्टी करते हुए ध्यान से देखती रही। फिर हंसते हुए बोली, होने वाली पत्नी देखने जा रहे हो ना? शेखर ने मुड़कर ललिता को देखा और बहुत ही सहज भाव से कहा, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे ठीक तरह से सजा दो ना। तुम्हारे आने से मुझे इतना फ़ायदा तो होना ही चाहिए। देखो इतनी अच्छी तरह सजा दो जिससे मैं लड़की को पसंद आ जाऊं। ललिता हंसने लगी, फिर कहने लगी, देखो शेखर दादा, इस समय तो मुझे तुम्हें सजाने संवारने की फुर्सत नहीं, क्योंकि अभी तो मैं कुछ रुपए लेने आई हूँ। ललिता ने आगे बढ़कर शेखर के तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, तिजोरी खोली और कैश बॉक्स में से गिनकर कुछ रुपए निकाले और अपनी धोती के आंचल में बांध लिए। चाबियों के गुच्छे को तकिए के नीचे रखती हुई वह धीमी आवाज़ में बोली, शेखर दा, जब ज़रूरत होती है मैं यहाँ से रुपए निकाल ले जाती हूँ, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन्हें चुकाऊंगी कैसे। चुकाओगी कैसे? चुका तो रही हो, और कैसे चुकाओगी? शेखर ने बालों पर कंघी फेरते हुए कहा। ललिता की समझ में कुछ नहीं आया। वह शेखर के मुंह की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, देख क्या रही हो? क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? ललिता ने सिर हिलाया, फिर बोली, नहीं, कोई बात नहीं। जब ज़रा कुछ और बड़ी हो जाओगी ना, तब सब समझ जाओगी। यह कहते हुए शेखर खटखट करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसी रात शेखर सोफे पर चुपचाप लेटा हुआ था। धीमे कदमों से उसकी माँ भुवनेश्वरी ने अंदर प्रवेश किया। भुवनेश्वरी 50 वर्ष की होने पर भी 45 से 40 वर्ष की ही लगती थी। वे गांव की रहने वाली थीं और शहर में इतने वर्ष रहने के बावजूद उन्होंने अपने गांव वाले शुद्ध और उत्तम संस्कार नहीं छोड़े थे। बहुत ही कोमल हृदय की थीं और किसी का भी दुख दर्द नहीं देख सकती थीं। शेखर ने अपनी माँ से रूप, स्वास्थ्य और बुद्धि नहीं पाई थी, माँ के मन की दया और उदारता भी पाई थी। माँ की तरह शेखर भी किसी को कष्ट में देख विचलित हो उठता था और माँ की तरह ही उन कष्टों को दूर करने के लिए एकदम प्रयत्नशील हो जाता था। माँ को आते देख कर शेखर झटके से उठ बैठा। भुवनेश्वरी ने पास पड़ी एक चौकी पर बैठते हुए पूछा, क्यों, देख आया लड़की? कैसी है? अच्छी है? इतना संक्षिप्त उत्तर देकर शेखर ने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। क्यों, अच्छी है कहकर चुप क्यों हो गया? तुमने जो पूछा उसी का जवाब तो दिया, शेखर ने हंसकर कहा और कालीन की ओर देखने लगा। भुवनेश्वरी भी हंसने लगी, फिर बोली, पूरी बात का जवाब कहाँ दिया? रंग कैसा है? गोरा है ना? किसके जैसा है? अपनी ललिता जैसा है। माँ की ओर दृष्टि करके शेखर ने कहा, ललिता तो काली है माँ, उसके सामने तो वह लड़की गोरी ही कहलाएगी। नाक नक्श कैसे हैं? बुरे नहीं हैं। तो हाँ कह दूँ तेरे बाबूजी से? शेखर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। भुवनेश्वरी कुछ पल की लड़के की ओर देखती रही, फिर जैसे कुछ ध्यान आने पर बोली, अच्छा लड़की पढ़ी लिखी कहाँ तक है? वह तो मैंने पूछा ही नहीं। भुवनेश्वरी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। कहने लगी, क्यों क्यों नहीं पूछा? तुम पढ़े लिखे लड़कों के लिए लड़की में जिस बात का होना जरूरी है वह बात तूने क्यों नहीं पूछी? मुझे यह बात याद ही नहीं रही, ध्यान ही नहीं आया इस बात का।
शेखर ने फीकी मुस्कुराहट से कहा। भुवनेश्वरी विस्मित भाव से कुछ देर तक अपने लड़के की तरफ देखती रही, फिर हंसते हुए बोली, इसका मतलब है कि तू वहाँ ब्याह नहीं करना चाहता। जवाब में शेखर ने कुछ कहना चाहता था कि ललिता को आते देखकर रुक गया। ललिता धीमे कदमों से आकर भुवनेश्वरी के पीछे खड़ी हो गई। भुवनेश्वरी ने पीछे घूमकर ललिता को देखा और बाएं हाथ से उसे अपनी बगल में खींचकर उससे पूछने लगी, क्या बात है बिटिया? ललिता ने बहुत ही धीमी आवाज़ में जवाब दिया, कुछ नहीं माँ। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहती थी, मगर भुवनेश्वरी ने उसे ऐसा कहने से मना कर दिया था। कहा था, बेटी मैं तेरी मौसी तो नहीं, माँ बेशक हूँ। ललिता तब से ही उन्हें माँ कहती थी। भुवनेश्वरी ने बड़े लाड़ से ललिता को खींचकर अपनी छाती से सटा लिया और बहुत प्यार से बोली, कुछ नहीं तो शायद तू मुझे सिर्फ देखने के लिए आई है। ललिता चुप रही, हिली तक नहीं। शेखर ने बड़े बूढ़ों की तरह से सवाल किया, माँ को देखने आई हो? अपने घर खाना कब बनाओगी? खाना क्यों बनाएगी? भुवनेश्वरी ने पूछा। तो फिर कौन बनाएगा? शेखर के स्वर में आश्चर्य था। इसके मामा जी उस दिन कह रहे थे कि ये ही रसोई का सब काम देखती है, दोनों टाइम खाना बनाती है। इसके मामा जी ने भली कही। भुवनेश्वरी हंसती हुई बोली, जो उनके मुंह में आया कह दिया। अभी इसका ब्याह नहीं हुआ है, इसके हाथ का बना कच्चा खाना कौन खाएगा? मैंने अपनी मिस्रानी को इनके यहाँ भेज दिया है, वही बना रही है खाना। और अपने घर में? शेखर ने प्रश्न किया। बड़ी बहू बना रही है, भुवनेश्वरी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा। वैसे आजकल दिन का खाना मैं ललिता के यहाँ ही खा रही हूँ। शेखर ने संतोष की एक लंबी सांस ली। वह समझ गया कि इस संकटग्रस्त परिवार का भार उसकी माँ ने अपने ऊपर ले लिया है। मन ही मन उसने माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की।